हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वजीत घोष और मैं आपके लिए लाया हूँ ये सिलेबस फॉर अकाउंटेंसी। हाँ, अकाउंटेंसी का सिलेबस मैं लेके आया हूँ आज फर्स्ट टाइम आप लोग ने सोचा एक्चुअली मैंने सोचा था कि आप लोग को मैं क्या बोलता है आपको गूगल मीट में क्लास करवाऊंगा। बट क्या है कि गूगल मीट में किसी का नेटवर्क आता है, किसी का नेटवर्क नहीं आता है, तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा आज का वीडियो। तो मैंने सोचा है कि आप लोग को वीडियो क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा, डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड करने के बाद आप लोग का ग्रुप में छोड़ दूंगा। तो आप लोग डाउनलोड करके आप वीडियो देखिएगा और फर्स्ट से लास्ट तक आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं पे अगर दिक्कत आता है, कोई अगर चीज समझ में नहीं आता है या आपको क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली ग्रुप में आप पूछ सकते हो या तो आप पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप लोग के लिए मैंने पहला सिलेबस लेके आया कि किसी स्टूडेंट्स को अच्छे से पता नहीं होता कि क्या सिलेबस है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इस तरह का बहुत तरह का क्वेश्चंस अराइज होता है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन से उठा के लाया। देखिए, आपका सिलेबस फॉर अकाउंटेंसी में या तो एक चैप्टर 3 जनरल एंट्री, ये आप अवॉइड कीजिए, ये नहीं है। आपको देखना है क्या, ये चीज अवॉइड कीजिए, इसको जरूरत नहीं है ये चीज। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले सिलेबस फॉर अकाउंटेंसी। ठीक है, इसमें क्या है, पार्ट ए है, पार्ट बी है। अभी क्या है, बीबीदम का अगर आप बुक खरीदते हैं तो पार्ट ए पार्ट बी अलग अलग होता है। पहले एक साथ होता था, और आप केयरदास अगर खरीदते हैं तो वो बुक होता है एक साथ ही होता है। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। बट अभी बीबीदम का जो किताब अगर आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार्ट ए पार्ट बी अलग अलग होता है, बट आपको पढ़ना दोनों ही पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को पार्ट ए सिलेबस से। तो पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इस बुक का नाम, और ये 60 मार्क का आता है, 60 मार्क कवर करता है आपका पार्ट 1 से। ठीक है, तो पार्ट 1 अगर 60 मार्क्स अगर कवर करते हैं तो दूसरा जो होगा पार्ट वो आपका 40 मार्क्स कवर करेगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपसे पहला देख रहे हैं यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये आपका आता है 6 मार्क का। यूनिट 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये भी आपका आता है 6 मार्क का। मतलब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब क्या है, अकाउंटेंसी मतलब क्या है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें आपको थ्योरी, ये 2 ही चैप्टर पूरी थ्योरी है। मैं इसका आपको नोट्स दे दूंगा और जब मैं नोट्स दूंगा उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर चैप्टर में आप आ जाइए। क्या बोल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन जो लिखेंगे, कोई भी बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन सब होता है, जैसे खरीदना बेचना, कोई भी सामान आप बिक्री करते हैं या खरीदते हैं, तो उसका जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे करते हैं, वो चीज आपको थर्ड लेसन में मतलब यूनिट 3 में आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग ट्रांजेक्शन सब रिकॉर्ड करते हैं। और ये वाला जो होता है सबसे हाईएस्ट मार्क कैरी करता है। इस 6 लेसन में से आपका हाईएस्ट मार्क रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन कैरी करता है, वो 20 मार्क्स। ठीक है, और हम लोग का मैं स्टार्टिंग भी कराऊंगा, यूनिट 3 से आप लोग का स्टार्टिंग करवाऊंगा। हाँ, ये क्लास। यूनिट 4 देखिए, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मतलब क्या है ट्रायल बैलेंस, मतलब आपको ट्रायल बैलेंस हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में आपको जर्नल एंट्री मिलेगा, उसके बाद कैश बुक्स मिलेगा, उसके बाद लेजर मिलेगा। तो हम लोग जो लेजर बनाएंगे वो अभी तो पता नहीं चलेगा, बट ऐसे जस्ट आप सुन लीजिए बात। तो जो हम लोग लेजर्स बनाएंगे, लेजर्स जो अकाउंट्स बनाएंगे, वो लेजर सही है ना गलत है, वो हम लोग को पता चलेगा जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। द ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट वेयर यू नो दैट द लेजर अकाउंट्स आर करेक्ट और रॉन्ग। ये चीज आपको ट्रायल बैलेंस आप बनाने से आपको पता चलेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, छोटे में जब कोई स्पेलिंग लिखते हैं वो गलत हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मिटा के फिर से सही से लिखते हैं, राइट। तो अभी देखिए वो तो छोटा का बात है। अभी आप बिजनेस का कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपका कहीं पे ट्रांजेक्शन क्या होता है, गलत हो सकता है। इंसान है कुछ, जैसे आप 600 लिख रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 600 मतलब आपको लिखना था 6000 रुपया और आपने लिख दिया 600 रुपया। तो ये इस तरह का मिस्टेक हम लोग का मतलब अकाउंट्स में होता है। या तो आपका अकाउंटिंग एंट्री, आपने जो एंट्री किया वो गलत कर दिया, तो उस गलती को कैसे सुधारा जाए, ये आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आप पढ़ेंगे। मतलब यूनिट 4 में ये 2
मतलब दो चैप्टर्स है वो एक साथ है यूनिट 4 में, तो ये 8 मार्क का कैरी करता है और आपको ये चैप्टर पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि अकाउंट्स में हम लोग कुछ गलती होने से उसको सुधारा कैसे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। ये आपका जो चैप्टर से ये 3 भागों में बटा हुआ है और ये 10 मार्क कैरी करता है यूनिट 5 से। ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब मैं ऐसे ऊपर में समझा देता हूँ, आप लोग ऐसे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ने से आपको पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छी तरह से पढ़िएगा, उसमें इंट्रोडक्शन मतलब आपका थ्योरी वगैरह है, जैसे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसा होता है, तो एवरी मतलब उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स का आपको जो थ्योरी है आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा घर पे, मैं बता दूंगा बाद में। अब देखिए डेप्रिसिएशन एक्चुअली होता है कि कोई भी फिक्स एसेट्स होता है, वो फिक्स एसेट्स का वैल्यू भी कम होता है। तो अगर हम लोग बिजनेस में अगर कोई भी चीज का डेप्रिसिएशन होता है, कोई भी हम लोग फिक्स एसेट्स होता है, जो फिक्स एसेट्स का मतलब जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, एसेट्स मतलब क्या होता है, जो हम लोग को फ्यूचर में हेल्प करता है। जैसे आपका खुद का घर आपका खुद का होने से क्या होगा, आपको मंथली रेंट नहीं देना पड़ेगा और आप वहां पे रह सकते हैं, मतलब आराम से अपना घर पे रह सकते हो, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का घर जो होता है या बिल्डिंग होता है या डेस्क होता है, बेंच होता है, फैन होता है, मोबाइल फोन होता है, ये सारा क्या होता है, हम लोग का एसेट्स होता है। तो जो संपत्ति होता है, जो एसेट्स होता है, उस एसेट्स का क्या होता है, वैल्यू घटता है या नहीं। अगर आप आज का डेट में आपने एक मोबाइल फोन लिया है आज, और इस मोबाइल फोन को आप 6 महीना बाद अगर सेल करेंगे तो ऑब्वियसली आपने जो आज जिस दाम में खरीदा है वो मोबाइल, अब 6 महीना बाद आपको वो दाम नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ, उसका जो वैल्यू कम है ना, वही डेप्रिसिएशन। और उसका रीजन क्या होता है, ये सब चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस किस कारण की वजह से मतलब डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ आपका चैप्टर्स 2 आ जाता है, जैसे प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रोविजन का मतलब होता है कि जो फ्यूचर में जो खर्चा है वो आपको क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले से क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। और प्रोविजन जैसे ही होता है, रिजर्व सिर्फ मतलब नाम अलग है बट इसका रीजंस जो होता है ना थोड़ा बहुत सेम होता है, प्रोविजन हो या रिजर्व हो। प्रोविजन का मतलब अगर बताना जाऊँ, थोड़ा सा इलेबोरेट करना अगर चाहूँ मैं प्रोविजन को, तो प्रोविजन एक मतलब होता है कि जैसे आपको आप बिजनेस कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसलिए आपको एट द एंड ऑफ द डे में अगर जब टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा थोड़ा करके सेविंग करना पड़ेगा। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर बड़ा एक अमाउंट अगर देना पड़ेगा तो आपको क्या होना पड़ेगा, पहले से आपके पास थोड़ा पैसा रहना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा उस टाइम में जब आपको देना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैं अगर समझाओ रिजर्व तो आपको समझ में आ ही गया, मतलब कि जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट से आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर आपका इस साल अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो उससे आप थोड़ा सा आप अपना जमा रखिए वो पैसा, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर इज अनसर्टेनिटी, सब कोई बोलते हैं। और आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में रिस्क बहुत तरह का होता है और बहुत सारा होता है, एक दो रिस्क नहीं होता है, बहुत सारा रिस्क होता है। तो कब क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो वो कोई नहीं जानता है। तो आपको हमेशा थोड़ा सा रिजर्व करके पैसा रखना चाहिए, खुद के लिए भी रखना चाहिए और बिजनेस के लिए तो आपको रखना पड़ेगा ही। ये यूनिट 5 है। उसके बाद यूनिट 6 में देखिए अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। बिल क्या है, जैसे कि ये मतलब कि हम लोग अगर जैसे चेक हो गया, बैंक में जाते हैं तो कभी हम लोग पैसा का ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग चेक इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत कुछ है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज बोल के भी एक कॉमिसरी नोट होता है, ये एक्चुअली इसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या है, कोई एक बिल, कोई भी इंसान अगर बाकी में अगर सामान खरीदे तो उसका क्रेडिटेबिलिटी चेक करने के लिए या क्रेडिटेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक बिल देते हैं कि आप इस डेट में मैं ये आपको मैं लिख के देता हूँ कि 3 महीना बाद आपको मैं ये पैसा घुमा के दूंगा। और इसका बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब बहुत सारा फैसिलिटी भी है, 2-3 फैसिलिटी भी है। जैसे कि मान लो कि किसी क्रेडिटर ने अगर आपको लिख के दिया है बिल कि मैं 3 महीना बाद दूंगा, तो ये बिल आप बैंक में जाके डिस्काउंट करवा सकते हो। डिस्काउंट मतलब आपको डिस्काउंट में मतलब थोड़ा सा पैसा दे देगा, मतलब एज ए क्रेडिट देगा आपको, आपका अगर करंट अकाउंट है तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपका 10 मार्क्स आपका आता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में से शायद आपको मैं सारा
चैप्टर्स का जितना भी यूनिट्स का जस्ट मैंने कुछ समरी बोल दिया है, जैसे हाईलाइट, तो वो दिखा दिया है। एक एक चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। इसके बाद आता है मैं पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। ये मैं समझाता हूँ कि उसमें क्या क्या चैप्टर्स है। हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोग मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, पार्ट ए आप लोग को मैंने समझा दिया, शायद आप लोग को समझ में आ गया अच्छी तरह से। हाँ, अभी पार्ट बी के बारे में बताता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। ये भी एक से मतलब पार्ट 2 भी आप लोग खरीद लीजिएगा बुक। अगर आप बीबीडीएम खरीदते हैं तो एक्स्ट्रा करके बुक खरीदना है। अगर आप KR10 खरीदेंगे तो आपको एक में ही सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कौन सा राइटर आप खरीदते हैं, दोनों ही सही है। बाकी देखिए कि पार्ट बी में क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, ये इसमें आपका 40 मार्क्स कैरी करता है। तो 40 में से जो पहला यूनिट है, यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका बहुत जरूरी है, आपको सेकेंड ईयर में भी जरूरत पड़ता है और फर्स्ट ईयर में भी आपको अच्छी तरह से सीखना बहुत जरूरी है ये चैप्टर। और इसमें आपका 18 मार्क्स मीन 18 मार्क्स आपका कैरी करता है ये चैप्टर। और देखिए यूनिट 8 में क्या बोल रहा है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है, मैं ऐसे जस्ट एक समरी बता देता हूँ कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो हम लोग का ज्यादातर बिजनेसमैन लोग सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। हम लोग जो ऊपर का जो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। डबल एंट्री में क्या होता है कि हम लोग जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसमें गलती होने का चांस 99.9% आपका नहीं होता है, गलती होने का चांसेस नहीं होता है 99.9%। बट हाँ, 0.1% का गलती होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बताऊंगा कहाँ पे गलती है और किस तरह का गलती होता है जो हम लोग पकड़ नहीं सकते, और किस तरह का गलती हो जाता है जो हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। तो आप देखिएगा सबसे पहले कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यहाँ पे बोल रहा है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम। जो हम लोग को मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन, छोटा छोटा जो बिजनेसमैन होता है, जो छोटा छोटा दुकानदार होता है, वो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में बहुत तरह का गलती होता है और वहां पे कुछ कुछ चीज हम लोग नहीं लिखते हैं, या बहुत तरह का चीज हम लोग नहीं भी लिखते हैं। सिर्फ डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट हम लोग ज्यादा, मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में मैं बता देता हूँ। जिससे हमको पैसा पाना है वो हम लोग का डेटर्स होता है, और जिसको हम लोग को पैसा देना है वो हम लोग का होता है क्रेडिटर्स। तो अभी डेटर्स और क्रेडिटर्स में ये क्या है कि मतलब जो बिजनेसमैन लोग है, जिससे पैसा पाना है वो लोग का एंट्री रिकॉर्ड्स करते हैं, और जिसको देना है वो लोग का रिकॉर्ड एंट्री करते हैं, और बाकी सब और दूसरा मतलब कुछ नहीं करते। तो इसलिए मतलब अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोल के हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ये कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग एंड डेटाबेस सिस्टम। तो ये दोनों चैप्टर कंप्यूटर के ऊपर बेस है, छोटा छोटा चैप्टर से मार्क्स भी कम कम आता है, जैसे 6 मार्क 4 मार्क, मतलब दोनों यूनिट को मिला के मतलब वो है 10 मार्क आता है दोनों यूनिट को मिला के, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आता है 12 मार्क्स। तो मतलब ऊपर का जो 2 चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, आपका मार्क्स भी ज्यादा कैरी करता है, और सीखने लायक पढ़ने लायक बहुत कुछ है ये 7 और 8 नंबर चैप्टर है। बट 9 और 10 में मतलब बहुत कम है, जो मैं थ्योरी तुम लोग को दूंगा उसी से तुम लोग पढ़ना, उसी में से कॉमन गिर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पार्ट बी आपको शायद समझ में आ गया है कि आपका सिलेबस में क्या है। तो ये सिलेबस आप सबसे पहले आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा या बुक में टिक कर दीजिएगा कि किससे कितना मार्क आएगा, किस हिसाब से हमको पढ़ना है। तो यही है, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। आज मैं क्लास आपका स्टार्ट करूंगा यूनिट 3 बिजनेस रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आप होल्ड कीजिए 1 मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं बोलना चाहता था आप लोग को, थोड़ा देर पहले मैंने आपको सिलेबस क्या है वो आपको एक्सप्लेन किया है फर्स्ट टू लास्ट। तो अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकाउंटेंसी क्या है और क्यों हम लोग का अकाउंट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो स्टूडेंट्स कि मैं अकाउंटेंसी आपका इम्पोर्टेंट और कोर सब्जेक्ट होता है कॉमर्स में, और आपको अकाउंटेंसी इसलिए पढ़ना है क्यों, बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी बिजनेस हो, चाहे जितना भी छोटा हो चाहे जितना भी बड़ा हो, ठीक है,
वहां पे आपको हिसाब किताब करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको हिसाब किताब करना अगर नहीं आता है, चलो आपका छोटा मोटा दुकान है, उसमें आप किसी तरह आपसे मतलब अगर नहीं भी जानते हो तो फिर भी मतलब आपका छोटा मोटा दुकान है तो आपका चला लोगे किसी भी तरह से, ठीक है। बट अगर आपका बिजनेस धीरे धीरे अगर बड़ा होगा, आपका ग्रोथ होगा जितना, तो आपको अकाउंट्स है वो आप अच्छी तरह से मेंटेन करना आपको आना चाहिए। अगर आपको अकाउंट्स अगर मेंटेन करना अगर नहीं आता है तो बहुत दिक्कत आपको प्रॉब्लम मतलब बहुत तरह का प्रॉब्लम आपको होगा, क्योंकि अकाउंट्स आपको मेंटेन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मान लो कि किसी देखो हम लोग का जो बिजनेस होता है, हम लोग कोई भी जब बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेसमैन अगर हम लोग पकड़ते हैं तो नॉट ओनली कैश, वो लोग उसमें भी करते हैं, मतलब क्रेडिट में भी ट्रांजेक्शन करते हैं। अभी कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा समझना इस बात को। कैश ट्रांजेक्शन ऑब्लिक क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। आप कोई भी सामान आप परचेस कर सकते हो थ्रू कैश, ठीक है। कोई भी सामान आप कैश परचेस कर सकते हो, मान लो कैश परचेस मतलब कोई भी सामान आप पैसा देके आप खरीद के लेके आ सकते हो, ठीक है। या तो आप क्रेडिट परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो हर चीज में चलता है कैश परचेस, क्रेडिट परचेस। मतलब क्रेडिट परचेस का मतलब आप बाकी में कोई सामान आप लेके आ रहे हो, और कैश परचेस मतलब आप किसी को पैसा दे के आप सामान लेके आ रहे हो, ठीक है। और आपके साथ क्या हो सकता है, आप कैश सेल्स भी कर सकते हो और क्रेडिट सेल कर सकते हो। अभी देखो इनमें क्या होता है, ये जो चीज है जो आपको मतलब बोर्ड में जो दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। मतलब आप कैश में आप कोई सामान खरीद सकते हो और कैश में आप कोई सामान बेच सकते हो, और क्रेडिट में आप कोई सामान भी बाकी में भी आप खरीद सकते हो और बाकी में भी आप सेल कर सकते हो। हाँ, तो बात है कि दोनों ही ट्रांजेक्शन हम लोग का बिजनेस में होता है। अभी कैश ओनली अगर कैश में हम लोग खरीदते हैं या कैश में हम लोग मतलब जो डीलिंग्स है वो अगर हम लोग ओनली कैश में करते तो कोई बात नहीं था, बट वहां पे डीलिंग्स में हम लोग का क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी आ जाता है। तो जान पहचान है, अगर आपसे अगर कुछ मांगे, हाँ मतलब उधार मांगे, बट उसने बोला कि हाँ मैं बाद में पैसा दे दूंगा, अगर इस तरह से बोला, अगर आपका दोस्त क्या अगर बोलता है कि हाँ मेरा ऐसा बिजनेस है, मेरा भी पैसा का प्रॉब्लम है, बट तुम अगर मुझे बाकी में अगर ये सामान देते हो तो मैं बाद में तुमको पैसा दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये जब दो तरह का ट्रांजेक्शन होता है तो आपको कैसे ट्रांजेक्शन सब रिकॉर्ड करना पड़ता है, ये सारा चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लो कि किसी ने आपसे मतलब 10,000 का सामान लेके गया, मान लो 10,000 का सामान लेके गया और आप कल का डेट में आप उससे जाके बोल रहे हो कि भाई मेरा 12,000 दो, और उसने बोला कि नहीं मेरा आपको तो 10,000 ही देना था, 12,000 कैसे। तो इसके वजह से क्या होता है, आपके साथ एक झगड़ा भी क्रिएट हो सकता है। अगर आप शो अगर नहीं कर पाएंगे उसको कि हाँ भाई ये देख लीजिए आपने क्या क्या सामान खरीदा था, इतना तारीख में खरीदा था, और मैंने यहाँ पे डायरी में लिख के रखा कि आपसे मैं इतना पैसा पाता हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए आपका और दूसरा कोई इंसान का क्या होता है, आपका झगड़ा भी हो सकता है। इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो हम लोग बोलते हैं, अगर आपके अपने अकाउंट्स अगर अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किया तो आपके बीच अगर झगड़ा भी लग सकता है, मतलब कस्टमर और आपका। तो इस तरह का बहुत तरह का चीज है जो बिजनेस के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि हम लोग का जो इंसान का इन लोगों का ब्रेन है उसमें हर तरह का ट्रांजेक्शन्स क्या होता है वो याद नहीं हो सकता है, या हर एक ट्रांजेक्शन जो मैंने एक महीना पहले किसी को अगर मैंने उधार दिया था वो मुझे अभी याद नहीं भी हो सकता जब तक मैं वो चीज तो ना देखूं, ठीक है। तो उसी तरह से आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन आना चाहिए, और अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर आपको नहीं आएगा तो आपके लिए क्या होगा, बिजनेस चलाना आपके लिए बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया ना बात सब। तो इसलिए देखो फर्स्ट और सेकंड लेसन क्या है, आपका थ्योरी है,
वो जो चैप्टर्स है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, थ्योरी वगैरह में दूंगा, उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूंगा एक एक करके। बट आज मैं शुरुआत करना चाहता हूँ यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। मैं प्रैक्टिकल के साथ इसलिए स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिकल अगर समझ में आ गया तो आपको थ्योरी भी समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको प्रैक्टिकल अगर समझ में नहीं आया तो थ्योरी समझने में आपको टाइम लगेगा कि इसका मतलब क्या है, वो है क्या है, समझ में आया ना। कोई भी चीज को हम लोग अगर याद रखना चाहते हैं तो कोई एक सिचुएशन एक क्रिएट कीजिए। वो सिचुएशन में जब आप समझाएंगे एक मतलब प्रॉब्लम देके या सिचुएशन में हम लोग कोई चीज अगर हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का मस्तिष्क में या दिमाग में हम लोग को वो चीज घुस जाता है। बट अगर हम लोग कोई भी चीज अगर डायरेक्ट ऐसे पढ़ते हैं ना तो हम लोग को याद रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल में समझेंगे कि कैसे क्या होता है, और इसके साथ आपको थ्योरी भी मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा। स्टूडेंट्स, आप लोग देखिएगा एक चीज कि मीनिंग ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, मैं जो प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि मीनिंग ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन्स द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर। ठीक है, आपको यहाँ पर वाउचर के बारे में भी आपको जानना है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन्स द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, ओरिजिनल एंट्री मतलब क्या? पहला जो आप कोई भी किताब पे अब जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हो उसको ही हम लोग ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिनल एंट्री मतलब सबसे फर्स्ट टाइम आप कोई भी बुक्स पे अगर आप लिखते हो वो आपका ओरिजिनल एंट्री। फॉर एग्जांपल, जब मैं क्लास करवा रहा हूँ, मान लो कि मैं क्लास करवा रहा हूँ, आप जो जिस कॉपी में लिख रहे हो वो अकाउंट्स का कॉपी भी हो सकता है या आपका रफ कॉपी भी हो सकता है। तो आप जो भी कॉपी में जिस कॉपी में आप लिख रहे हो वो होगा आपका क्या? ओरिजिनल बुक या ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल नोट्स अगर आप उस हिसाब से अगर सोचे तो। और उस ओरिजिनल नोट को आप लेके आप अकाउंटेंसी का मेन कॉपी में अगर लिखते हो तो वो होगा आपका सेकेंडरी। ठीक है, तो ओरिजिनल एंट्री का मतलब आपको समझ में आ गया। आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। और जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो रिकॉर्ड हम लोग किस बेसिस पे करेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पे भी पेमेंट करते हो जब, ठीक है, आप किसी भी चीज को आप जब खरीदते हो, जब फॉर एग्जांपल एक मोबाइल खरीदने जाते हो, आप जब मोबाइल खरीदते हो तो उसके अगेंस्ट में क्या देते हैं? आपको एक रिसिप्ट दिया जाता है, रिसिप्ट दिया जाता है। वही रिसिप्ट आपका क्या होता है? एक वाउचर होता है। वाउचर क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है दैट इट इज प्रूफ दैट यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट और यू हैव टू परचेज द प्रोडक्ट। ये चीज आपका मतलब कंफर्म करता है आपका वाउचर से। ठीक है, तो इसलिए आप कहीं पे अगर कोई भी सामान करते हैं, चाहे छोटा से छोटा सामान या बड़ा से बड़ा सामान, तो रिसिप्ट आपको लेना चाहिए, क्योंकि रिसिप्ट एक ऐसा चीज होता है जो आपको प्रूफ करता है कि हाँ यू आर द मतलब यू परचेज दैट मटेरियल फ्रॉम दिस शॉप। ठीक है, वो चीज आपका प्रूफ करता है जब आपके पास क्या रहेगा? वाउचर रहेगा, या तो आप सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब वही जिसके थ्रू आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो कि मतलब वाउचर या रिसिप्ट वही होता है। ठीक है, तो आपको ओरिजिनल एंट्री का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए मीनिंग ऑफ जर्नल। अभी देखो अकाउंट्स का जो हम लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, एक्चुअली अकाउंटिंग इक्वेशन भी होता है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चीज आपको एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमेशा याद रखना। लायबिलिटी बढ़ने से एसेट्स बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ने से एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ने से लायबिलिटी या कैपिटल दोनों में से कोई एक बढ़ेगा। मतलब इक्वल चिन्ह का मतलब एसेट्स हमेशा इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगा। यह बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसके ऊपर एक मार्क आपको कभी कभी क्वेश्चन या फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको पूछता है। ठीक है, तो इसलिए आप अकाउंटिंग इक्वेशन आप याद रखिएगा। इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल होता है, ये मैं बाद में सिखा दूंगा आप लोग को। बट सबसे पहले दूसरा वाला मीनिंग देखिए, मीनिंग ऑफ जर्नल। अब ये मीनिंग ऑफ जर्नल क्या चीज होता है?
ये जर्नल क्या चीज होता है, आपने शायद फर्स्ट टाइम आपको सुन रहे होंगे आप। तो जर्नल क्या होता है, जर्नल एंट्री होता है जो हम लोग फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो अकाउंट्स में जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री क्या है, जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं कि आप जो वर्ड लिखते हैं, कोई भी वर्ड, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ठीक है, अब ये सब, ये आपका नाम अमन हो या कमल हो, जो भी आप लिखते हो, वो उसका शुरुआत हम लोग ने क्या से किया था, हम लोग ने शुरुआत किया था हाउ टू राइट ABCD। अगर आपको इंग्लिश में A लिखना, B लिखना या C लिखना अगर आपको नहीं आता तो आप कोई भी इंग्लिश का एक वर्ड नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह से आपको अगर जर्नल एंट्री अगर आपको नहीं आएगा, मतलब जर्नल के बारे में आपको पहले जानना है और जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो आपको सीखना है। अगर आपको जर्नल एंट्री अगर नहीं आपको पता होगा तो आप अकाउंट्स का कोई भी ट्रांजेक्शन क्या कर सकते हो, मतलब आप कोई भी अकाउंट्स का ट्रांजेक्शन आप मेंटेन नहीं कर सकते हो अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आता है। तो जर्नल एंट्री इज दैट थिंग दैट यू हैव टू नो very well, otherwise you cannot मतलब you cannot record the transaction of anything if you don't know the meaning or to know the recording of journal entry, ठीक है। तो मैं पहले इसका मीनिंग बता देता हूँ। जर्नल का मतलब क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग द फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब जो ट्रांजेक्शन हम लोग कैश के थ्रू करते हैं, कैश के थ्रू या कैश बीच में आता है या चेक आता है या बैंक आता है, वो अलग मैटर है। बट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब पैसा का जहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है, पैसा जहाँ पे लेन देन होता है वहां पे, उसी को हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और बिजनेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड जर्नल इज ए बुक इन विच वी रिकॉर्ड, मतलब एंड जर्नल इज ए बुक, जर्नल क्या है, किताब होता है, इन विच वी record all the business transaction of financial nature as and when they take place, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चाहे जो भी हो, हम लोग कौन सा बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, जर्नल बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और उस ट्रांजेक्शन को हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। फिर से मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, आप सुनना अच्छी तरह से। इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग द फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग द फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम लोग अकाउंट्स के बुक में सबसे पहला क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड करना पड़ता है। एंड द जर्नल इज ए बुक, जर्नल क्या है, एक बुक है, इन विच वी रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, ठीक है। मतलब जर्नल क्या होता है, एक बुक होता है, एक किताब होता है, इन विच वी रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, और उस किताब में हम लोग क्या लिखते हैं, सब तरह का बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग लिखते हैं। और फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंशियल नेचर क्या, जितना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है सारा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। एंड व्हेन दे टेक प्लेस, और जब हम लोग मतलब जो भी वो मतलब कोई भी सामान हम लोग अगर सेल करते हैं उसी टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, वो चीज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो जर्नल क्या है, एक बुक है, और वहां पे हम लोग जो ट्रांजेक्शन सब लिखते हैं वो जर्नल एंट्री है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, इसमें किस तरह का जर्नल एंट्री होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बट आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करना होता है, कैसे क्या क्या क्वेश्चंस है इसके बारे में, ठीक है। जर्नल एंट्री के बारे में और भी हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे ये चीज, ठीक है। थैंक यू आप लोग के लिए। मैं एक्चुअली आज का जो ट्रांजेक्शन आज का जो मैंने क्लास किया वो हिंदी कम्युनिकेशन में किया। तो अगर आप लोग को अगर हिंदी कम्युनिकेशन में अगर दिक्कत होता है, अगर SMS में बोलना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।